नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम लखनऊ की प्राचार्य महोदया प्रोफेसर सुषमा देवी जी के कुशल दिशा निर्देशन में महाविद्यालय में गठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवध सांस्कृतिक क्लब के पदाधिकारी प्रोफेसर प्रीति वाजपेयी, प्रोफेसर सुरंगमा यादव, डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, श्रीमती साधना सिंह, डॉक्टर पूनम पांडे का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं डॉक्टर निशी मिश्रा महाविद्यालय के सांस्कृतिक क्लब की सह प्रभारी की भूमिका का निर्वाह करते हुए संस्कृति और विरासत को जोड़ने का एक प्रयास कर रही हूँ। यह हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, जिनके बड़े पिताजी स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम स्वरूप जी मिश्रा, जिला फर्रुखाबाद, जिन्हें न सिर्फ फर्रुखाबाद जनपद ही बल्कि पूरे देश में कौशिक जी के नाम से जाना जाता है। कौशिक जी ने अपना पूरा जीवन देश के नाम में न्यौछावर कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम में एक उभरते हुए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आए। सर्वप्रथम हम उनकी स्मृतियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनको हृदय से नमन करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सुभाष चंद्र मिश्रा जी का स्वागत करती हूँ। आपके बड़े पिताजी के जो प्रयास थे स्वतंत्रता संग्राम के समय में, मैं क्या हमारे महाविद्यालय की तरफ से यह एक प्रयास है कि युवा पीढ़ी तक हम उनके प्रयासों को ले जाएं और उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर किया, उससे लोग आज के अवगत हों। तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद निशी। मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने बड़े पिताश्री के बारे में कुछ कहने का मौका मिलेगा। जब उनके बारे में सोचता हूँ तो यादों की ऐसी बारात सामने से निकलती है। उनके गोद में मैं खेला, पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ मेरे पास है। और मैं इंजीनियरिंग करने के बाद भारत संचार निगम से भारत सरकार की सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर हुआ। ये सब उनकी ही देन है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी का पूरा नाम क्या था, कहाँ के वो निवासी थे? मोरे परम पूज्य पिताश्री पंडित राम स्वरूप मिश्रा ग्राम गणेशपुर के निवासी थे। ये गांव फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। फर्रुखाबाद कानपुर से करीब 100 किलोमीटर पश्चिम में है। और हमारा गांव गणेशपुर, मैनपुरी और फर्रुखाबाद जिले के बीच में है। जी। आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम से कब जुड़े थे? घर का माहौल और उस समय जो भारतवर्ष की स्थिति थी, उस हिसाब से वो बचपन से ही आंदोलन के प्रति जागरूक थे। जिस समय उनकी पढ़ाई मैनपुरी क्रिश्चियन कॉलेज में हो रही थी, कक्षा 8 के बाद से उनकी पढ़ाई वहाँ हुई, तभी से वे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की तरफ उनका झुकाव हो गया था और वो उसमें शामिल होने लग गए थे। सर, क्या कोई ऐसी स्मृतियां हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई, कुछ ऐसे अनुभव हैं, कुछ आपके मन में ऐसे स्मृति पटल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पर अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? अनेक बातें हैं, एक नहीं अनेक बातें हैं। किस बात को मैं कहूँ, किसको छोड़ूं, ये निर्णय करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उनके गोद में बैठकर, उनके बगल में बैठकर इतनी सारी बातें हमने सुनी हैं। कुछ बातें मैं उन्हें आपके सामने बताता हूँ। सबसे प्रथम तो जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, क्रिश्चियन कॉलेज मैनपुरी में, उस समय की बात है। ये कुछ बच्चे के साथ मिलकर एक बुलेटिन कांग्रेस का बॉम्बे से प्रकाशित होता था, उसको मंगवाया करते थे और उसको पढ़ा करते थे। पढ़ने के अलावा कांग्रेस की गतिविधियां क्या चल रही हैं,
आंदोलन को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है, गांधी जी क्या कह रहे हैं, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनके विचार वगैरह सब उसमें आया करते थे। तो उनसे प्रेरित होकर ये सब लोग आपस में बात विमर्श करते थे, नारे वारे लगाते थे, कुछ स्लोगन लिखा करते थे, लोगों में वो बुलेटिन बांटते भी थे। तो ये बात सर थॉमस को किसी तरह से पता लगी, तो उन्होंने इन्हें बुलाया, बोले आप बहुत कुशाग्र बुद्धि बच्चे हैं, आपके सामने पूरा जिंदगी पड़ी हुई है, पूरा आसमान है, आप इन कामों में ना पड़ें तो अच्छा है। पर ताऊ जी माने नहीं। कौशिक जी ने अपने मित्रों के साथ वो मीटिंग करना जारी रखा और इसके बाद ये भनक पुलिस को भी लगी। एक बार पुलिस ने भी छापा मारा, ये लोग भाग भूग कर किसी तरह से अपने आप को बचा लिया इन्होंने। फिर स्थान बदल कर ये लोग ये कार्यवाही हमेशा करते रहे। सर, क्या आपके बड़े पिताजी को कभी जेल जाना पड़ा? क्या ऐसी स्थिति आई कि उनको जेल के अंदर होना पड़ा? और उस समय अगर ऐसी स्थिति आई तो परिवार ने बिल्कुल। जब से वो इस आंदोलन से जुड़े तो मुख्य काम ये होता था कि बच्चों के बीच में, समाज के बीच में ये कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में नेहरू जी, गांधी जी और लाल पाल, ये जो लोग मशहूर थे, इनके विचारों के बारे में जनता को बताते थे और हमें स्वतंत्रता क्यों चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते थे। ऐसा एक बार हुआ कि हमारे गांव के पास एक गांव है नीम करोली, वो फर्रुखाबाद दिल्ली रेलवे लाइन के किनारे बसा हुआ है। वहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता था। उस दिन हमारे बड़े पिताजी वहाँ गए और एक सभा को संबोधित किया। इनका भाषण इतना ओजस्वी था कि वहाँ कुछ युवक आंदोलित हो गए और उन्होंने सभा के बाद रेलवे लाइन की पटरी को उखाड़ा, नट बोल्ट उसमें से तोड़े। सौभाग्य से रेलवे विभाग के कर्मचारियों को ये पता लग गया और उन्होंने इससे पहले कि कोई रेलगाड़ी उस लाइन से गुजरती उसको ठीक कर दिया और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। पर ये बात पुलिस को पता लगी और पुलिस ने उस सभा में जो लोग शामिल थे, जिन लोगों ने भाषण दिए, जिन लोग नट बोल्ट हटाने के लिए जो गए थे, उन लोगों को पकड़ा और जेल में डाला। और सौभाग्य से कौशिक जी इसमें बच गए और पुलिस के पकड़ में नहीं आए। सर, आपकी स्मृतियों से मन बहुत रोमांचित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस आपकी बातों को हम सुनते जाएं और युवा पीढ़ी तक पहुंचाते जाएं कि कितना संघर्ष किया हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने। स्वतंत्रता के बाद उनके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया? स्वतंत्रता के बाद की बात तो बाद में करते हैं, अभी तो ये बात करते हैं कि कैसे वो जेल गए, जेल का जीवन उन्होंने कैसा बिताया, परिवार पे क्या कष्ट रहे जी। करीब 1925 के बाद जितने भी आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध, इसके अलावा तमाम सारे ऐसे आंदोलन थे जिनमें उन्होंने भाग लिया और बचते बचाते किसी तरह से अपने आप को जेल जाने से रोके रहे। बहुत से आंदोलनों के बाद, उन्हें सभाओं के बाद जब पुलिस पीछा करती थी तो रिश्तेदारियों में
जानकार लोगों के यहाँ जाके उन्हें छुपना पड़ता था। पर आखिरकार 26 फरवरी 1941 का वो दिन था जब उन्हें पुलिस ने कारावास के लिए पकड़ा। पर इतना ब्रिटिश सरकार का शालीनता कहूँगा मैं कि उन्होंने इन्हें घर जाने दिया, अपने कपड़े वपड़े बदलने दिए और उसके बाद सम्मान से साथ में ले गए। और हमारे पिताजी, मेरे बाबा, सभी ये लोग साथ उनको छोड़ने गए फर्रुखाबाद तक और फर्रुखाबाद जेल में उनको बंद किया गया। शुरू में सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद में रहे। वहाँ मिलाई करने के लिए महीने में एक बार पिताजी जाया करते थे साइकिल से। और उसके बाद उनको वहाँ से सेंट्रल जेल लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो लखनऊ में कैंप जेल बनाई गई थी क्योंकि क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा हो गए थे, जेल भरने लगे थे, तो कैंप जेल बनाई गई थी। वो टिन से उसकी चहारदीवारी बनाई गई थी। वहाँ ये लोग थे। इनके साथ में बाबू गेंदा सिंह भी थे जो बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। उन दोनों वहाँ जो जेलर था कैंप जेल में बड़ा शातिर था। तो वो कहता था कि चाहे आप भले राजनीतिक कैदी हैं, आपको अपने खाने के लिए आटा पीसना पड़ेगा। तो इन लोगों को सबको गेहूँ दिया जाते थे, चक्की दी जाती थी, उस पर आटा पीसना पड़ता था। इन्होंने कहा कि हम कोई आपराधिक कैदी तो नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत दबाव के बावजूद उन्होंने एक बार निर्णय किया कि हम सब मिलकर चक्की के पार्ट ही तोड़ देते हैं जिससे कि ये सारा कार्यक्रम हो ही नहीं सके, पीसने का कार्यक्रम समाप्त हो जाए। और ऐसा ही किया। एक दिन चक्की के पार्ट सभी ने उठा के एक दूसरे पर पटक के तोड़ दिए। और ये बात सुननी थी कि जेलर साहब आपको बुरा हो गए, पेट से खूब पिटाई हुई लोगों की। और ये उन्होंने पता किया कि नेता कौन। तो उनको पता लगा कि नेता ऐसे रामस्वरूप कौशिक जी हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती पकड़कर उनको तन्हाई में जेल डालने के प्रयास किया। इनको जब पुलिस खींच के ले जा रही थी, सारे इनके साथी इनको पकड़े हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि इनको ना ले जा पाए। पर पुलिस तो ब्रिटिश सरकार थी, पुलिस बहुत ज़बरदस्त थी। आखिर में ले जाया गया और इनको सजा ये दी गई कि हाथ इनके ऊपर बांध दिए गए और 48 आवर्स तक बंधे हुए हाथ खड़े रहना पड़ा। और वो भी कालकोठरी में। कालकोठरी की 1 हफ्ते की सजा दी गई थी। तो करीब 24 घंटे की सजा इन्होंने उसमें काटी। तो बड़ी मुश्किल से फिर इन्होंने ये समाचार भिजवाया बाबू गेंदा सिंह को कि भाई हम यहाँ इतने परेशान हैं, तुम लोग मौज कर रहे हो, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो उसके बाद बाबू गेंदा सिंह ने सभी लोगों से साथ को एकत्रित किया और ये बात हुई कि आज रात में हम लोग टीन बजाएंगे। तो रात के टाइम पे लोगों ने जितने भी कैदी थे सबने टीन को जोर जोर से डंडों से और इससे मार के बजाना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि लखनऊ की जो कैंप जेल है बिल्कुल कैंट से मिली हुई है। तो कैंटोनमेंट में जो मिलिट्री के ऑफिसर थे उनको रात में बड़ा कष्ट हुआ, सो नहीं पाए। तो सुबह ही उन्होंने जेलर साहब को बुलाया, कहा कि अगर आपका ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ तो कल आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जेलर साहब क्या करते, बड़ी मुश्किल से बहुत मनाने के बावजूद भी जब ना माने तो उन्हें कौशिकी को तन्हाई से छोड़ना पड़ा। और फिर भी वो इतने शैतान थे जेलर साहब कि उन्होंने बहुत दिनों तक कहा कि अगर आप गेहूं की चक्की आपने तोड़ डाली है, आटा आप पीसेंगे नहीं, तो गेहूं ही उबाल के आपको खिलाए जाएंगे।
तो उबले हुए गेहूं उनको खाने पड़े बहुत दिनों तक। बड़े दिनों बाद कांग्रेस से जब समझौता हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने बाहर से गेहूं आटा भेजना शुरू किया, तब इनको आटे की चपातियाँ मिली। तो ऐसे कष्टों से गुजरना पड़ा उनको। वो तन्हाई की जो जेल जिसकी बात कर रहे हैं वो सिर्फ 8 फीट बाई 8 फीट की कोठरी थी, कोई खिड़की नहीं और टॉयलेट के लिए कहीं और जगह नहीं, खाना भी वही है, सब कुछ वहीं करना है। इतनी कष्टों की जिंदगी थी। वो कष्ट जिन्होंने झेले हैं वही उसको बयान कर सकते। जी सर, बिल्कुल आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कौशिक जी बहुत ही अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उनके जैसे ही जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके संघर्षों का परिणाम है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये बात हमारे देश के युवाओं को अच्छे से समझना चाहिए और इसे एक धरोहर के रूप में, एक संस्कृति और सभ्यता को समझते हुए कि कितना संघर्ष करना पड़ा है हमारे पहले के लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, तो अपने देश को संभाल करके चलना चाहिए। यहाँ की हर एक चीज़ में उनका खून पसीना है। सर, जानना चाहेंगे कि आपके बड़े पिताजी के द्वारा ऐसे कौन से मूल्य आप में आए या आप उनके कौन से ऐसे मूल्यों को मानते हैं अपने जीवन में आदर्श के रूप में? मेरा तो सारा ही जीवन उनसे प्रभावित रहा। 1992 में जब मैं कानपुर में अधिशासी अभियंता था तब उनकी तबीयत खराब हुई और हैलेट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का जो एक हिस्सा था वहाँ इमरजेंसी में उनकी डेथ हुई। हमें ऐसा लगा कि हमारे सर से साया उठ गया है, हम जिएंगे कैसे, ये हमें समझ नहीं आ रहा था। उनसे हमें क्या मूल्य मिले मैं नहीं जानता, इसका आकलन तो समाज, परिवार और लोग करेंगे। लेकिन हमने ये सीखा कि ईमानदारी में कोई समझौता नहीं करना है, गरीब और अमीर का भेद नहीं मानना है, पैसे को कोई महत्व नहीं देना है, विनम्र रहना है, लोगों की भलाई की तरफ ध्यान देना है और देश के लिए हमेशा कुर्बान रहने के लिए तैयार रहना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें कही। तो क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को उनके जैसे आदर्शों की आवश्यकता है? आज का समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज की युवा पीढ़ी जो है उन्हें क्या इसी प्रकार के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए? बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। जब वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय का वातावरण आज से बहुत फर्क था। उससे पहले जमींदारों का राज्य हुआ करता था, जमींदार लागान वसूल करते थे और जनता को बहुत परेशान करते थे। आपको किसानों को पैदावार हो या ना हो लागान देना पड़ता था जी। और कईयों के तो घर बार बिक जाया करते थे। तो जमींदारी उन्मूलन के इतने पक्षधर थे हमारे ताऊजी कौशिक जी और गरीबों के फेवर में खड़े रहते थे जमींदारों से लड़ने के लिए। एक बार का वाकया मुझे याद आ रहा है, मैं समझता हूँ कि मुझे सुना देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हुआ ऐसा कि खिमसेपुर में जमींदार साहब का घर था, वो हमारे गांव गणेशपुर आए और वहाँ उनके साथ दो पहलवान चला करते थे जो लोगों को परेशान करते थे, लोगों से पैसे वसूलते थे। अमीन भी साथ में रहता था। तो उन्होंने एक गांव के आदमी को मुर्गा बनाया और उस पर डंडे बरसाए। उसका बेटा दौड़ता हुआ कौशिक जी के पास आया और रोने लगा कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा कर रहे हैं। और ये अपने ट्यूबवेल और चक्की लगी हुई थी बगल में, उस जहाँ जमींदार साहब बैठे थे उससे कोई 100 मीटर दूर भी थी। तो इन्होंने बहुत जोर से चिल्ला के कहा
बेवकूफ हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिताजी को मुर्गा बनाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये बात जमींदार साहब ने सुनी और उनको उस बात का बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन दिनों जमींदार के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। और इस बात का उन्होंने इतना बुरा माना कि अगली बार उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इन्हें परेशान किया जाए और हमारे घर से वो 2 बैल थे, उनकी कुर्की करने की सोची। हालांकि हम लोगों ने अलाकान दे दिया था, सब कुछ पहले कर रखा था, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के परेशान करने आए। तो जब वो बैल खोल ले जा रहे थे तब पिताजी और ताऊजी ने मना किया बैलवानों को, वो नहीं माने। तो मेरे पिताजी कौशिक जी के छोटे भाई पंडित सुरेंद्रनाथ मिश्र, वो भी हृष्ट-पुष्ट थे, पहलवान थे। उन्होंने उठा के एक पहलवान को पटक दिया और वो दुर्भाग्य से खूंटे पे उसका सर लड़ा और उसे खूना कच्चड़ हो गया। और जो दूसरा पहलवान बढ़ा तो उसको कौशिक जी ने उठा के पटका। ये तो बहुत बड़ी घटना थी, इससे पहले इस तरह की घटना कभी घटी नहीं थी। जमींदार साहब बहुत नाराज हो गए और वो रिवॉल्वर लेके आए। तो कौशिक जी ने कहा, अपने कुर्ता पहने हुए थे, उसके बटन खोला, बोले अगर तुम्हारी हिम्मत है तो गोली चलाओ। जमींदार साहब की हिम्मत नहीं पड़ी और वो लौट गए। और उसके बाद उन्होंने FIR लॉन्च कराई पुलिस में। पुलिस ने बड़ा पीछा किया पर आखिर में कुछ नहीं हुआ और ससम्मान ताऊजी और उनके छोटे भाई छोटे, उनको पकड़ा भी नहीं गया। FIR खत्म हो गई क्योंकि इन्होंने अपना लगाम पहले ही दे रखा था, वो FIR ही खारिज हो गई। तो इस तरह की परेशानियां वो उठाते रहे लोगों की मदद करने के लिए। और इसी तरह के गुण उन्होंने हम लोगों को सबको दिए कि किसी की अत्याचार के खिलाफ झुकना नहीं है, गरीबों की मदद करना है और किसी को परेशान नहीं करना है, ईमानदारी से जीवन जीना है और त्याग में जीवन उन्होंने जिया। सर, आपको क्या लगता है कि आज के समय में क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उसी प्रकार की मान्यता और सम्मान मिल रहा है जिसके वो वास्तव में हकदार हैं? दुर्भाग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो अब याद भी नहीं किए जाते हैं। हम मुश्किल से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े लोगों को तो याद कर लेते हैं, पर सैकड़ों हजारों ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन दान दिया, जिन्होंने काला पानी की जेल, आजीवन कारावास सहा, ऐसे लोग जिन्होंने सर लाठियां खाई, लोग लुहान हुए, उनका परिवार सत्यानाश हुआ, उनके प्रति ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं और उनको हम लगभग भुला चुके हैं। जी, आजादी के बाद का भारत उनके सपनों से कितना मेल खाता है? आजादी में उनकी भूमिका बहुत विशेष स्तर तक रही, ये आपकी बातों से समझ में आ रहा है और उन्होंने बहुत संघर्ष में जीवन जिया। तो जैसा वो सोचते थे, क्या आज का भारत उसी तरह से है सामने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दुर्भाग्य से जैसे ही हमको आज़ादी मिली, हमारे हाव भाव बदल गए, कांग्रेस का व्यवहार बदल गया। गांधी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए, भारत की स्वाधीनता कोई और लोग उसमें आगे के भाग लें, कांग्रेस ना ले। और ताऊजी सोशलिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने तुरंत ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और हमेशा सरकार के विरोध में काम करते रहे और तमाम सारे सामाजिक राजनीतिक कार्य
आंदोलनों में भाग लेते रहे। यहाँ तक कि आज़ादी से पूर्व तो एक बार वो 18 महीने की जेल में रहे। आज़ादी के बाद करीब 10-12 बार वो आंदोलनों के दौरान जेल में गए। और एक बार 1961-62 की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायकों ने मिलकर स्वयं ही विधायक पास करके अपनी तनख्वाह को 1.5 गुना या 2 गुना कर लिया था। इससे वो इतने व्यथित हुए कि जो विधायक हैं वो समाज सेवा करने गए हैं, तनख्वाह पाने के लिए नहीं। उन्होंने उसके लिए आमरण अनशन किया फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में, और बड़ी मुश्किल से 14 दिन के बाद डॉक्टर लोहिया ने उनसे अनुनय विनय करके उनका आमरण अनशन तोड़वाया। मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा ना करते, कुछ दिनों बाद शायद हमारे पूज्य बड़े पिताजी स्वर्ग से आ जाते हैं। क्या कोई ऐसा पक्ष है स्वतंत्रता संग्राम का जो आज की पीढ़ी को नहीं पता है, या आज की पीढ़ी उससे बिल्कुल भी अवगत नहीं है? आप सब जानते हैं, और आजकल तो ये समाचार पत्रों में और मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रचार तंत्र में बताया भी जा रहा है कि जो आज़ादी का क्रेडिट कांग्रेस ने लिया। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसको अंग्रेजों ने आंदोलनों को दबाने के लिए बनाया था। उसके प्रेसिडेंट यो ह्यूम रहे, जो भारत सरकार प्रधान जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। इसके अलावा और भी कई प्रेसिडेंट उसमें रहे, और बड़ी मुश्किल से कांग्रेस सिर्फ ये कह पाती थी कि हमको हमारे ऊपर थोड़ा दंड कम करो, हमें थोड़ी सजाएं कम दो, हमें थोड़ा सा मानवीय हमारी तरफ रहो। कभी भी उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा नहीं कर पाई। 1930 से 32 के आसपास नेहरू जी ने यह घोषणा की थी। तो सच बात यह है कि कांग्रेस में जो एक गरम दल हुआ करता था, जिसका शुरुआत श्री अरविंद, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल 3 लोग हुआ करते थे, और श्री अरविंद हुआ करते थे। सूरत कांग्रेस में इनमें आपस में जो नरम दल से वैमनस्य हुआ, और उन्होंने अलग अपना ग्रुप बनाया। और उसमें ही बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस निकले, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश की आज़ादी में रहा, जिसको नकार दिया गया। आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के प्रति उनको सजग रहना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहिए, ईमानदारी से व्यवहार करें, आपस में जाति धर्म पर लड़े नहीं, कर्तव्य निष्ठा रखें। सर ये बताइए कि क्या आपके पास कुछ ऐसे दस्तावेज या सम्मान पत्र या संस्मरण हैं जिन्हें आप साझा करना चाहेंगे, आज की हमारी युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे? अवश्य अवश्य। देखिए, ये ताम्रपत्र है। 1972 में 15 अगस्त को श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये ताऊ जी को भेंट किया था। इसके अलावा सम्माननीय पेंशन दी गई थी, यानी कि
उनका पेंशन का कार्ड है। ये रेलवे का पास है जो फर्स्ट क्लास रेलवे का ऑनरी पास दिया गया था, जिसमें वह स्वयं और साथ में एक सहयोगी कहीं भी भारतवर्ष में ट्रेवल कर सकते थे। आदरणीय श्री कौशिक जी का जो योगदान था राजनीति में, वो बहुत अतुलनीय था। उसके बारे में ज़्यादा विचार हम लोगों ने किए नहीं हैं। जब 1947 में स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में 8 विधायकों में से 5 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के होते थे और ताऊजी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे और प्रादेशिक कार्यकारिणी के सदस्य थे। डॉक्टर सरला भदौरिया भी उनके साथ हुआ करती थी और आखिर 1960 के पहले डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ने के लिए आए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में ताऊ जी थे, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और उनको जिताया। डॉक्टर लोहिया उन्हें कितना प्यार करते थे ये इस बात से जाहिर है, देखिए उनके पत्र। ये कुछ पत्र उनके हमें मिले, बहुत से पत्र तो हमें मिले ही नहीं। राजनारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और लोहिया साहब उनको बहुत सम्मान देते थे। राजनारायण जी ने उनको गुरु द्रोण की पदवी दी थी और गुरु द्रोण के नाम से तमाम उनके साथी उन्हें जानते थे। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे महान व्यक्ति का पुत्र हूँ। उनके लालन पालन में, उनके आचार विचार के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। मुझे पता नहीं मैं अपने आप को किन शब्दों में इसके लिए धन्यवाद दूँ। सर, आपके नज़र में देशभक्ति से क्या तात्पर्य है? आपकी दृष्टि में देशभक्ति क्या है? देशभक्ति सच में तो कर्तव्य निष्ठा है। अगर आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, देश की संपत्ति को अपना समझते हैं, देश के सभी नागरिकों को अपना भाई मानते हैं, उनसे आपस में विद्रोह नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, धर्म जाति का विद्रोह नहीं, ऊंच नीच नहीं, और देश की संपत्ति को अपना माने। जब आप किसी चीज़ को अपना मानते हैं तो उसको खराब नहीं करते हैं। आज देखिए, रेलवे की संपत्ति लोग चोरी कर ले जाते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। तो ये सच में तो देश के लिए त्याग करना, सभी से मिलजुल के रहना ही देशभक्ति है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके साथ साक्षात्कार करके वास्तव में मन बहुत रोमांचित हुआ। मैं अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि कम से कम हम स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बारे में आज अपनी युवा पीढ़ी को बताने के लिए कुछ बातें हैं जिनको हम वहाँ तक पहुँचा पाएंगे, और उन्हें यह सोचना चाहिए कि कितने संघर्षों के बाद आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही रोमांचित करने वाले तथ्यों को बताया। आपकी स्मृति में जितनी भी बातें थी उनको सुन के ही अंदर तक रोमांच हो गया। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि कितना संघर्षमय जीवन रहा होगा और परिवार ने भी कितना संघर्ष किया। अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं है। जी जी, कुछ तो पहले तो हम भी बहुत कम जानते हैं, वही जानते हैं जो हमने उनसे सुना। जी,
कैसे कष्ट उन्होंने सहे हम वर्णन करना मुश्किल है। जी सर। जब 18 महीने की जेल काट के आए थे तब ये तो उनका वजन अत्यंत घट गया था। जी। करीब 6-7 महीने तक तो वो स्वस्थ नहीं हो पाए थे। तो धन्यवाद आपका। हाँ सर। मुझे मौका दिया आपने अरे सर, ये उनके बारे में कुछ कहने का। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम महाविद्यालय की तरफ से, चूंकि हमारा कन्या महाविद्यालय है और आज देश में लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं हैं, सेना हो चाहे जहां भी हो, सब जगह लड़कियां अपना परचम फहरा रही हैं। तो उनको भी जानना चाहिए कि हम आज अगर स्वतंत्र हैं, हम आप अभी किसी के दबाव में नहीं हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का अत्याचार नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कितने लोगों का हाथ रहा है और कितना। लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत पक्षधर थे वो। मेरी दोनों बहनें, मेरी तीनों बुआएं पढ़ी, जबकि उन दोनों स्कूलों में बच्चों को, लड़कियों को नहीं भेजा जाता था। और मेरा ऐसा गांव है जो मेरे पैदा होने से पहले वहाँ लड़कियों का प्राइमरी स्कूल था। जी जी, देखिए कितनी अच्छी बात है। और वो शायद कारण सिर्फ हमारे कौशिक जी के ही जो उनका योगदान है। बिल्कुल, हमारे गांव में कौशिक जी के अलावा एक और वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पंडित श्री भैरव सिंह भारती जी। और भारती जी और कौशिक जी के प्रयास से ही ये सब हुआ। और कौशिक जी की एक बहन भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही, बहनोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आज की वार्ता से। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कहूँगी कि ये हमारे महाविद्यालय का सौभाग्य है कि आज हमें इस साक्षात्कार का अवसर मिला और इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारी प्राचार्य महोदया का, सुषमा देवी जी का, जिन्होंने अपना एक कुशल मार्गदर्शन दिया कि हम इस ओर आगे बढ़ें और जो भी संघर्ष है उसको हम लोगों के बीच में पहुंचाएं। धन्यवाद।